हम प्राचीन सभ्यता के वंशज हैं। हमारे पूर्वजों ने कॉस्मोस को मैप किया, टेक्नोलॉजीज का विकास किया और प्रकृति के साथ हमारे संबंध को गहराई से समझा। हमारे पूर्वजों ने दुनिया भर में यात्रा की और कमाल के स्ट्रक्चर्स बनाए, शहर बनाए, कॉमन गवर्नेंस का इजाद किया और एक जैसी आध्यात्मिक मान्यताओं के साथ जीवन जिया। वो हमारी ही तरह ग्लोबल सोसाइटी में जिए। लगभग 14,500 साल पहले ये सोसाइटी कोलैप्स होने लगी। पहले एक अनियंत्रित बदलाव आया और फिर प्रलय। एक हफ्ते के अंदर ही लगभग सभी लोग दुनिया से चले गए। जो कुछ लोग बचे रह गए उन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए। ये मॉन्यूमेंट्स भगवान या राजाओं की स्तुति करने के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में बनाए गए। चेतावनी साफ थी कि खतरा होने वाला है। हमारी सभ्यता पहले नष्ट हो चुकी है और भविष्य में भी होगी। ये कहानी आर्कियोलॉजी और गवर्नमेंट समय जानने नहीं देती, क्योंकि इसे सुनकर आपका भरोसा उन लोगों से उठ जाएगा, क्योंकि आने वाले खतरे को रोकना उनके बस के बाहर है। ईयर 1994 जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट क्लॉस शिमिट टर्की में नियोलिथिक साइट्स का टूर कर रहे थे। तभी उन्हें एक हिल साइड पर लाइमस्टोन ब्लॉक दिखाई दिया जो जमीन से बाहर निकल रहा था। लोकल्स इस इलाके को पॉट बेली हिल कहते थे, जो उनकी लैंग्वेज में गुबेकली टेपे है। क्लॉस और उनकी टीम हिल साइड पर एक्सकवेशन करने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो उन्हें मिलने वाला है वो दुनिया के इतिहास को बदल कर रख देगा। हम सबको ह्यूमन सिविलाइजेशन की कहानी मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी ने सुनाई है। स्टोन एज हंटर्स गैदरर्स आइस एज के बाद इमर्ज हुए और धीरे धीरे फार्मिंग डिस्कवर हुई। ये लोग मेसोपोटामिया में जाकर सेटल हुए और लगभग 6000 साल पहले पहली सभ्यता का उदय हुआ, जिन्हें एंशिएंट सुमर कहा जाता है। सुमर्स के पहले स्टोन एज ह्यूमंस प्रिमिटिव थे और उनकी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी स्टोन टूल्स थे। पॉट बेली हिल में आर्कियोलॉजिस्ट को 4 मैन मेड स्ट्रक्चर्स मिले जो 1 लाख स्क्वायर फीट में फैले हुए थे। ये दिलचस्प है, लेकिन इसमें एक समस्या है। स्ट्रक्चर के शुरुआती भाग 11,600 साल पहले बनाए गए थे, जब एंशिएंट सुमेरियंस ने कुछ भी करना शुरू किया उससे 6,000 साल पहले। ग्यारह हजार 600 साल पहले आखिरी आइस एज एंड हुई थी। मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी का मानना है कि इस समय लोग झोपड़ी बनाकर रहते थे और शिकार करके पेट भरते थे। उस समय इंसान स्टोन स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते थे, क्योंकि उनके पास ना ही टूल्स थे ना ही नॉलेज। लेकिन ये स्ट्रक्चर्स तो उसी समय मौजूद थे। जितना आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की उतना ही रहस्य बढ़ता चला गया और उनका दिमाग चकराने लगा। गुबेकली टेपे के स्ट्रक्चर स्टोन एज प्रिमिटिव्स ने पत्थरों को जोड़कर बस ऐसे ही नहीं बना दिए थे, बल्कि उन्हें बनाने का एक खास मकसद भी था। ये चारों स्ट्रक्चर सर्कुलर हैं और सीरियस स्टार की ओर इशारा करते हैं। सीरियस हमें नजर आने वाला सबसे ब्राइट स्टार माना जाता है। दुनिया में कई कल्चर्स ने ऐसे टेम्पल्स बनाए जो सीरियस की तरफ पॉइंट करते हों, लेकिन 12,000 साल पहले नहीं। लगभग 1100 सालों में सीरियस स्टार आसमान में मूव होता है, तो गुबेकली टेपे के बिल्डर्स ने कई और स्ट्रक्चर्स बनाए जो सीरियस की मूवमेंट को भी अलाइन करते हैं। ये अलाइनमेंट्स बनाने के लिए एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग के जबरदस्त ज्ञान की जरूरत थी, और इतने बड़े साइज के प्रोजेक्ट में कम्युनिटी प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और डिवीजन ऑफ लेबर जैसी टेक्निक्स भी जरूरी थी। आर्कियोलॉजी की माने तो उस समय ये सभी स्किल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। स्ट्रक्चर्स में टी शेप पिलर्स मौजूद थे जो 12 फीट ऊंचे और 10 टन तक भारी थे। ऐसे 43 पिलर्स एक्सकवेट किए गए, लेकिन पॉट बेली हिल की स्टोरी तो अभी शुरू ही हुई थी। सिर्फ 5% कंस्ट्रक्शन ही अनर्थ हुआ था। स्कैनिंग से पता चला कि कम से कम 15 स्ट्रक्चर्स धरती के अंदर मौजूद थे और लगभग 200 स्टोन पिलर्स भी। ये पिलर्स काफी स्ट्रेंज थे, क्योंकि इनमें मौजूद कार्विंग्स कुछ कहना चाहती थीं। स्टोन में तरह तरह के डिजाइन्स, एनिमल्स और ह्यूमंस बने हुए थे, लेकिन सबसे पुराने पिलर्स में सबसे ज्यादा इंट्रिकेट कार्विंग्स मौजूद थीं। लगता था टेक्नोलॉजी और स्किल्स अचानक ही कहीं से आ गई थी, बिना नॉर्मल इवोल्यूशन के। आखिर इतने प्राचीन काल में कैसे ये स्ट्रक्चर्स बन सकते थे? मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी की कहानी से ये बिल्कुल अलग बात थी। हो सकता है लास्ट आइस एज के पहले धरती पर एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हों। इसी सभ्यता के लोगों ने शायद स्टोन एज प्रिमिटिव्स को ये सब स्किल्स सिखाई हों। शायद इन्होंने ही एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान दिया और प्रिमिटिव्स से कहा कि वो आसमान पर ध्यान रखें। फिर इन लोगों ने प्रिमिटिव्स को अपनी कहानी बताई, आइस एज के पहले की कहानी। पिलर 43 वल्चर स्टोन के नाम से जाना जाता है।
जिसमें इन एंशियंट एडवांस लोगों की कहानी मौजूद है। और बदकिस्मती से ये पिलर एक और कहानी कहता है। वो कहानी है एंड ऑफ द वर्ल्ड की। वल्चर स्टोन मानव इतिहास के सबसे खतरनाक दिन को दर्शाता है। इस पिलर में एस्टेरिज्म्स बनाए गए हैं जो कॉन्स्टलेशंस हैं। ये स्कॉर्पियस की ओर इशारा करता है। अगर हम इस कार्विंग को स्कॉर्पियस कॉन्स्टलेशन से मिलाकर देखें तो ये एग्जैक्टली वही है। जब स्कॉर्पियस का कॉन्स्टलेशन रात के समय आसमान से अलाइन होता है तो बाकी सभी ड्राइंग्स भी सही जगह पर आ जाती हैं। ये सभी स्काई कॉन्स्टलेशन को दर्शाती ड्राइंग्स हैं। वल्चर के विंग्स के ऊपर मौजूद सन को उसकी ठीक पोजीशन पर दर्शाया गया है। अब इस सन को आधार माने तो एक स्टार मैप बन जाता है और हर स्टार मैप एक डेट स्टैम्प होता है। उदाहरण के तौर पर हूवर डैम में भी स्टार की एग्जैक्ट पोजीशन दर्शाई गई है जिस दिन वो कंप्लीट हुआ था। अब अगर लाखों साल बाद भी कोई स्टार कॉन्फ़िगरेशन को देखेगा तो वो जान पाएगा कि ये डैम एग्जैक्टली किस दिन बनाया गया। अब वल्चर स्टोन में बनाए गए स्टार कॉन्फ़िगरेशन से हमें एग्जैक्ट डेट मिल जाती है जब उसे एक्चुअली बनाया गया, आज से 13,000 साल पहले। मतलब ये पिलर गोबेकली टेपे से भी 1,000 साल पहले बनाया गया था। ये टैबलेट दरअसल इतिहास में घटी घटना की कहानी बता रही है। ये उस टाइम पीरियड की कहानी है जिसे यंगर ड्रायस कहा जाता है। आइस एज लगभग 2.6 मिलियन ईयर्स तक चली। सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लगभग 1 मील चौड़ी बर्फ की शीट से ढका हुआ था, लेकिन सभी जगह बर्फ नहीं थी। इसलिए बाकी जगहों पर प्लांट्स और एनिमल लाइफ एग्जिस्ट करती थी और लाखों साल तक ये जीवन के अनुकूल ही रहा। होमोसेपियंस और मॉडर्न ह्यूमन इसी समय इमर्ज हुए। फिर क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ और टेम्परेचर बढ़ने लगा। आइस शीट्स पिघली और सी लेवल बढ़ता गया। लेकिन लगभग 12,900 साल पहले धरती फिर ठंडी हुई। पहले की तरह नहीं, लेकिन उतनी ठंडी कि इंसान ऐसे क्लाइमेट में जीना सीख सके। लेकिन 1,000 साल बाद ये मिनी आइस एज बुरी तरह से खत्म हुई। पहले की ही तरह आइस शीट्स मेल्ट होने लगी, लेकिन पहले जैसे धीरे धीरे नहीं, बल्कि कुछ ही हफ्तों के अंदर। और ये था प्रलय। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आइस कोर सैंपल्स में कैटेक्लिज्म के सबूत हैं। समुद्रों के तल पर भी इसके सबूत पाए गए हैं। यहाँ तक कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स में भी यंगर ड्राइस फ्लड के सबूत मौजूद हैं। और इसी डिजास्टर की कहानी पिलर 43 में है। इसमें यंगर ड्राइस के कॉमेट इम्पैक्ट को भी दर्शाया गया है। पिलर के बेस पर हेडलेस मैन है जो प्रलय के दिन को मौत से जोड़ता है। दक्षिण भाग से आते सर्पेंट्स सुनामीज को दर्शा रहे हैं। ये 3 जायंट वेव्स को दर्शाते हैं जो धरती को साफ कर रही थीं। और वैज्ञानिक जानते हैं कि ये 3 सुनामी यंगर ड्राइस में आई थीं। पिलर 43 इस कहानी का एक भाग था। पिलर 46 में यंगर ड्राइस के बारे में और भी डिटेल्स हैं, आती हुई बाढ़ और भागते हुए जानवर। पिलर 18 में और भी डिटेल्स हैं। इस पिलर में एक वर्ड लिखा है और वो वर्ड है गॉड। शायद वो इस समय ईश्वर से मदद की गुहार लगा रहे थे। ये पिलर कॉन्स्टलेशन एक्वेरियस के बारे में है, लेकिन उस काल में ये पिलर टॉरस से अलाइन था। कॉमेट एंकी 1786 में डिस्कवर हुआ। ये सूरज के चक्कर लगाने में 3 साल का समय लेता है। ये 3 मील चौड़ा है, जो भले ही विशालकाय ना हो लेकिन छोटा भी नहीं है। वैज्ञानिक अच्छी तरह जानते हैं ये पहले बड़ा हुआ करता था। इसे मेगा कॉमेट की कैटेगरी में रखा गया था और तब ये 100 मील चौड़ा कॉमेट था। लगभग 20,000 साल पहले ये मेगा कॉमेट टुकड़ों में बंट गया। इसके चारों ओर डिब्री फील्ड तैयार हुई जिसमें लाखों छोटे छोटे टुकड़े बने। जब धरती उस हिस्से से गुजरी तब पॉट बेली हिल में लोगों ने आग की बारिश देखी होगी जो एक्वेरियस से आ रहे होंगे, और यही उन्होंने पिलर 43 में डिपिक्ट किया। अब डरावनी बात आती है। हम उसी डिब्री फील्ड से हर साल गुजरते हैं। इसे टॉरिड मीटियोर शावर कहा जाता है और ये धरती पर कई बार डैमेज कर चुका है। जब लोग इस एपिसोड को सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में देख रहे होंगे तो हम उसी फील्ड से गुजर रहे होंगे। जब पॉट बेली हिल स्ट्रक्चर्स डिस्कवर हुए तब आर्कियोलॉजिस्ट के पास कोई चारा नहीं था। उन्हें मानना पड़ा कि उन्होंने एंशिएंट सिविलाइजेशन को अंडर एस्टिमेट किया। 2019 में उनके लिए और भी बुरी खबर सामने आई, क्योंकि तब काराहान टेपे में भी एक्सकेवेशन शुरू हो गया था, जो पॉट बेली हिल से 14 मील की दूरी पर था। ये स्ट्रक्चर गोबेकली टेपे से भी पहले बनाया गया था। गोबेकली टेपे सिंगल पर्पस के लिए बनाई गई साइट थी, शायद पूजा या सेरेमनी के लिए या फिर ऑब्जर्वेटरी की तरह इस्तेमाल करने के लिए। काराहान टेपे अलग था। इसमें स्ट्रक्चरल सोसाइटी के साइन मिलते थे। यहाँ रेसिडेंट बिल्डिंग्स थीं, शॉप्स थीं, फूड स्टोरेज थे, वेसल्स थे, ग्राइंड स्टोन्स थे, प्लेट्स और तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स भी पाए गए थे। 2021 में 11 और स्ट्रक्चर्स पाए गए जो गोबेकली टेपे की तरह थे। ये स्ट्रक्चर 100 माइल्स के सर्कल में फैले हुए थे।
और सेंटर में गोबेकली टेपे था। इन्हें कलेक्टिवली टास टेम्पलर का नाम दिया गया। इसमें रेसिडेंशियल होम थे, कम्युनिटी हॉल्स थे जिनमें सैकड़ों लोग एक साथ रह सकते थे। इस इलाके में हजारों लोग रह रहे थे, ठीक यंगर ड्राइस की बाढ़ के बाद से। ये 2008 में यहाँ से 180 माइल्स की दूरी पर एक साइट डिस्कवर की गई। ये बोंकोक्लू टारला का सेटलमेंट था। ये 12 से 13 हजार साल पहले की सेटलमेंट थी। ये फ्लड के पहले की सेटलमेंट थी जिसकी कैपिटल सिटी गोबेकली टेपे बनी। ये इतने एडवांस लोग थे कि इन्होंने सीवर सिस्टम भी बनाया था। यहाँ लगभग 130 स्केलेटन्स पाए गए थे जिन्हें बीट्स के साथ दफनाया गया था। बीट से पता चलता है कि उस दौरान आर्टिस्ट भी मौजूद थे, मतलब आर्कियोलॉजी काफी गलत थी। लेकिन ये सारी स्किल्स उनके पास आई कहाँ से? क्या हमारे पास एविडेंसेस है कि उन्होंने वो स्किल्स सीखी थी? कैसे वो लोग कई टन्स के पत्थर को एक साइड से दूसरी साइड तक ले जा सकते थे? इन सब के लिए तो हमें इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजीज के एविडेंसेस मिलने चाहिए जिसके जरिए ये लोग इतने एडवांस हो सके। लेकिन ऐसे सबूत एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्या ये टेक्नोलॉजी अचानक प्रकट हो गई या फिर बाढ़ के बाद उन्हें किसी एडवांस रेस ने ये सब सिखाया था? ये उनके लिए गिफ्ट थी, गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ द सी। मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी ने ह्यूमन सिविलाइजेशन की गलत स्टोरी बना रखी है। उनकी स्टोरी के अनुसार गोबेकली टेपे या काराहान टेपे एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि गीजा के पिरामिड्स फेरोज की मम्मी रखने के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज तक किसी भी टूम में कोई मम्मी नहीं पाई गई। लेकिन पिरामिड में हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि वो एंशिएंट पावर प्लांट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। मेन आर्कियोलॉजी को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं। हमें बताया गया कि नेटिव अमेरिकन नॉर्थ अमेरिका में अलास्का के बैरन ब्रिज को पार करके 10,000 साल पहले आए थे। इसे क्लोविस फर्स्ट मॉडल कहा गया क्योंकि न्यू मैक्सिको के क्लोविस में कुछ टूल्स पाए गए थे। चिली की मॉन्टीवर्ट साइड ने क्लोविस मॉडल को गलत साबित कर दिया क्योंकि वो 14,800 साल पुराना स्ट्रक्चर था। टेक्सास के बटरमिल्क कॉम्प्लेक्स 15,500 साल पुराने थे। कनाडा की ब्लूफिश केव्स में ह्यूमन एक्टिविटी के एविडेंसेस हैं और ये 24,000 साल पुरानी हैं। इस बात के एविडेंसेस मौजूद हैं कि साउथ पैसिफिक के पोलिनेशियन लोग ग्वाटेमाला के लोगों के साथ ट्रेड भी कर रहे थे और मेट भी कर रहे थे, और इसके लिए वो पैसिफिक ओशियन में हजारों माइल्स का सफर करते थे। मतलब उस दौरान भी उन्हें शिप्स बनाना, एस्ट्रोनॉमी की जानकारी और वेदर प्रिडिक्शन जैसी स्किल्स आती थीं। आर्कियोलॉजिस्ट मानते थे कि मायन कल्चर में काफी पॉपुलेशन थी, लेकिन वो उन्हें टेक्नोलॉजी में एडवांस नहीं मानते थे। ईयर 2023 में ग्वाटेमाला के जंगलों में सिविलाइजेशन के रिमेन्स डिस्कवर किए गए। ये 650 स्क्वायर माइल्स का एरिया था। ये सिटीज एक साथ सुपर हाईवेज से जुड़ी हुई थीं। ये कोई कच्ची सड़क या पाथवेज नहीं, बल्कि प्रॉपर रोड्स थीं जिन्हें एलिवेट किया गया ताकि उनमें पानी जमा ना हो सके। साथ ही रोड्स में व्हाइट प्लास्टर भी लगवाया गया था। रोड्स बनाने का क्रेडिट रोमन्स को मिलता आया है, लेकिन मायंस ने ये सुपर हाईवेज रोमन से 2000 साल पहले बना लिए थे। आर्कियोलॉजिस्ट फिर गलत साबित हुए, लेकिन फिर उनका कहना था कि मायंस के पास रोड्स थीं, लेकिन गाड़ियां नहीं थीं। ये रोड्स उन्होंने पैदल चलने के लिए बनाई थीं। और ये कहने का आधार क्या था? उनके अनुसार मायंस ने व्हील्स डिस्कवर ही नहीं किए थे, लेकिन मायन टॉयज डिस्कवर हो चुके हैं जिनमें व्हील्स हैं। फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये खिलौने हैं। मायंस ने व्हील्स को बड़ा करने के बारे में सोचा ही नहीं। और इस बात का क्या आधार है? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को कार्ड्स नहीं मिले। अगर ऐसा ही है तो 2022 में आर्कियोलॉजिस्ट कहते कि मायंस के पास रोड्स भी नहीं हैं, क्योंकि तब तक वो डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक ऐसे ही आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि द्वारिका जैसी कोई सिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन वो डिस्कवर हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि टर्की में कोई डेरिनक्यू सिटी नहीं थी। ये काल्पनिक कहानी थी ऐसी सिटी के बारे में जो अंडरग्राउंड थी और जहां हजारों लोग सैकड़ों सालों तक बाहर के खतरों से छुप कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति अपने बेसमेंट को एक्सपैंड कर रहा था और उसे पता लगा कि वो पहले से ही काफी बड़ा है, और लॉस्ट सिटी ऑफ डैरन को ढूंढ निकाली गई। और इसी तरह आर्कियोलॉजी कहती है कि फ्लड के पहले कोई एडवांस कल्चर ही नहीं था, क्योंकि उन्हें एविडेंसेस नहीं मिले। लेकिन एविडेंसेस तो हैं। हर कल्चर में फ्लड मिथ मिलता है। नोआ के आग बनाने से काफी पहले एपिक ऑफ गिलगमेश में एक जायंट फ्लड का वर्णन है। एंशिएंट सुमेरियंस, ग्रीक्स, इजिप्शियंस, इंडियंस, इन सभी कल्चर्स में ग्रेट फ्लड मिथ मौजूद है। कहानी में किरदार थोड़े अलग हो जाते हैं, लेकिन कहानी मोटे तौर पर वही है। एक जायंट फ्लड ने ह्यूमैनिटी का अंत किया था और बचे हुए लोगों ने सिविलाइजेशन को रीस्टार्ट किया। लेकिन कुछ फ्लड लेजेंड्स में एक ट्विस्ट है।
लेजेंड की माने तो ग्रेट फ्लड से पहले एडवांस सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती थीं, जो अपने अपने कॉन्टिनेंट्स पर फल फूल रही थीं। जब प्रिमिटिव ह्यूमन स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करना सीख रहे थे। एटलांटिस एक विशाल कॉन्टिनेंट था जिसे सन्स ऑफ गॉड रूल करते थे। इनके पास सबसे उन्नत तकनीकें थी, लेकिन फिर लोग करप्ट होते चले गए और एक विशाल बाढ़ से एटलांटिस का अंत किया गया। इसी तरह पैसिफिक ओशन में ल्यूमेरिया एक विशाल कॉन्टिनेंट था। ये लोग भी काफी स्पिरिचुअली एडवांस थे, जो कभी एटलांटियस के एलाइज थे तो कभी दुश्मन। इसी तरह म्यू भी एक कॉन्टिनेंट था जहां एडवांस बीइंग्स रहते थे। म्यू के सर्वाइवर्स ने एडवांस विजडम से इजिप्शियन और मायन सिविलाइजेशन की शुरुआत की। इन तीनों बड़ी सिविलाइजेशन का अंत ग्रेट फ्लड से ही हुआ, लेकिन तीनों में ही कुछ सर्वाइवर्स बचे रह गए थे। उनकी जमीन पानी में डूब जाने के बाद वो आम लोगों के पास आकर रहने के लिए मजबूर हो गए थे। बाकी लोग काफी प्रिमिटिव थे, तो उन्होंने अपने एडवांस नॉलेज से उन्हें तरह तरह की टेक्निक्स दी। यही वो समय था जब अचानक मिडिल ईस्ट में फार्मिंग होने लगी, मेगालिथिक स्ट्रक्चर सामने आने लगे, कॉम्प्लेक्स सिटीज एमर्ज होने लगी। ये सब हुआ ना के बराबर समय में। हिंदू कल्चर में मत्स्य अवतार मछली के रूप में आकर मनु को गाइड करते हैं ताकि वो सिविलाइजेशन स्टैब्लिश कर सकें। मेसोपोटामिया में ओएनएस समुद्र के बाहर निकले और उनकी मदद की। इजिप्शियन, पॉलिनीशियन, जापानीज, चाइनीज, नॉर्स, हवाईयन, नेटिव अमेरिकन, हर कल्चर में कोई गॉड लाइक टीचर सामने आया और सिविलाइजेशन को रिस्टोर करने में लोगों की मदद की। ये एडवांस बीइंग्स हमेशा ग्रेट फ्लड के बाद ही सामने आए। इसके अलावा भी एविडेंसेस हैं। दुनिया भर के कल्चर्स को सेम नॉलेज दिया गया था। उदाहरण के तौर पर सीरियस सबसे ब्राइट स्टार है। हर एक कल्चर सीरियस स्टार को डॉग और वोल्फ के आकार से जोड़ता है। कैसे सभी कल्चर सीरियस को डॉग और वोल्फ जैसा ही दर्शा रहे हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। फिर अचानक बैंकुक्लू टाल्ला की सिटी टर्की में पाई गई। कार्लाहम टेपे में भी घर, आर्ट और विशालकाय हॉल्स पाए गए और गोबेकली टेपे का पूरा स्ट्रक्चर सीरियस स्टार सिस्टम के अलाइनमेंट में बनाया गया। इसी स्ट्रक्चर के विशालकाय स्टोन में मानवता की कहानी, आसमान से बरसती आग, जायंट फ्लड और सिविलाइजेशन को मिले दूसरे चांस को दर्शाया गया। पिलर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एक वार्निंग है कि जो कुछ इतिहास में हुआ है वो फिर एक बार जरूर होगा। बिल्डर्स ने स्टोन में सिंबल्स दिए हैं और हमें समझाया है कि आसमान पर नजर रखें। उन्होंने हमें स्टडी करने के लिए कॉन्स्टलेशंस दिए, आखिरी प्रलय की डेट भी दी। अब अगर ये सब सच है तो इस साइट को जानबूझकर दफनाया क्यों गया था? लगभग 10,000 साल पहले गोबेकली टेपे के लोगों ने एक मैसिव प्रोजेक्ट पर काम किया। उन्होंने पूरे स्ट्रक्चर्स को पत्थरों और मिट्टी से भर दिया था, फिर ऊपर से मिट्टी डालकर उसे ऐसे कवर कर दिया जैसे वहां कुछ था ही नहीं। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? इसके बारे में दो थियरीज हैं। एक ताकि वो उसे प्रिजर्व कर सकें, दूसरी कि वो उसे छुपा सकें। अब ये तो कोई नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, लेकिन इतना तय है कि इन स्ट्रक्चर्स को इतने लंबे समय तक प्रिजर्व करने में काफी मदद मिली। ये पिलर्स हमें प्रलयकारी बाढ़ की कहानी सुनाते हैं, जो पीरियडिकली होती आई है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन प्रलय की रफ्तार अलग अलग हो सकती है। कई बार ये धीरे धीरे हुआ है तो कई बार कुछ हफ्तों में। लेकिन इतना तय है कि अगर ये हमारे समय में हुआ तो हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं होगा, क्योंकि हम सब जा चुके होंगे एक ही दिन में। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।